भारत के गेमिंग इकोसिस्टम को अगर सतही तौर पर देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र लगता है। लेकिन जब हम इसके अंदर गहराई से जाते हैं तो एक बहुत बड़ा असंतुलन दिखाई देता है, यूजर्स और रेवेन्यू के बीच का असंतुलन। यही असंतुलन इस पूरे इंडस्ट्री की असली कहानी बताता है। भारत में गेम खेलने वालों की संख्या आज करोड़ों में है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सोशल या फ्री टू प्ले गेम्स का है। यह वही गेम्स हैं जो बिना पैसे लगाए खेले जा सकते हैं, जिन्हें कोई भी मोबाइल यूजर आसानी से डाउनलोड कर सकता है और जिनका विस्तार गांव से लेकर शहर तक हर जगह हो चुका है। इस सेगमेंट में कुल गेमिंग यूजर्स का लगभग 70 से 80% हिस्सा आता है। जी हाँ, 70 से 80%। यानी अगर 100 लोग भारत में गेम खेल रहे हैं तो उनमें से 70 से 80 लोग फ्री टू प्ले गेम्स ही खेल रहे हैं। यह आंकड़ा इस बात को साफ करता है कि मास एडॉप्शन किसके पास है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। इतने बड़े यूजर बेस के बावजूद फ्री टू प्ले सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन केवल 15 से 20% के आसपास ही रहता है। इसका कारण इसका बिजनेस मॉडल है, जो मुख्य रूप से विज्ञापन और छोटे मोटे इन ऐप परचेजेस पर निर्भर करता है। यहाँ यूजर संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हर यूजर से आने वाला पैसा बहुत कम होता है। इसके ठीक उलट स्थिति आरएमजी यानी कि रियल मनी गेमिंग की है। इस सेगमेंट में यूजर बेस काफी सीमित है। कुल गेमिंग यूजर्स का लगभग 20%, यानी कि हर 100 गेमर्स में से केवल 20 लोग ही आरएमजी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होते हैं। लेकिन यही 20% यूजर्स पूरे गेमिंग इकोसिस्टम की आर्थिक तस्वीर को बदल देते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो आरएमजी अकेले लगभग 80% तक का योगदान देता है। जी हाँ, यूजर बेस पूरे गेमिंग इकोसिस्टम का सिर्फ 20% है, लेकिन रेवेन्यू पूरे गेमिंग इकोसिस्टम का 80 से 85% जनरेट करता है। यह एक ऐसा सेगमेंट है जहां यूजर सीधे पैसा लगाता है और इसी वजह से यहां मोनेटाइजेशन बेहद मजबूत होता है। कम यूजर्स होने के बावजूद हर यूजर से आने वाला रेवेन्यू इतना ज्यादा होता है कि पूरा इंडस्ट्री उसी पर टिका हुआ लगता है। और यही वह बिंदु है जहां भारत का गेमिंग इकोसिस्टम एक असामान्य कॉम्बिनेशन दिखाता है, जहां एक तरफ मेजॉरिटी यूजर्स हैं लेकिन कमाई कम है और दूसरी तरफ माइनॉरिटी यूजर्स हैं लेकिन रेवेन्यू बहुत भारी है। इस असंतुलन के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक तरफ फ्री टू प्ले ने गेमिंग को सब के लिए उपलब्ध बना दिया है, जहां कोई भी बिना आर्थिक बाधा के इसमें शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ आरएमजी ने यह दिखाया है कि अगर मोनेटाइजेशन सही तरीके से किया जाए तो कम यूजर्स के साथ भी एक बहुत बड़ा आर्थिक मॉडल खड़ा किया जा सकता है। लेकिन यही असंतुलन पॉलिसी और रेगुलेशन के स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि जहां ज्यादा पैसा होता है वहीं ज्यादा स्क्रूटनी और रिस्क भी जुड़ा होता है। यही कारण है कि आरएमजी जैसे सेगमेंट हमेशा रेगुलेटरी नजर में रहते हैं, जबकि फ्री टू प्ले कंपैरेटिवली सेफर माना जाता है। सेफ माना तो जाता है, लेकिन सच यह भी है कि भारत का गेमिंग इकोसिस्टम केवल यूजर्स की संख्या से नहीं बल्कि इस बात से डिफाइन होता है कि पैसा कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है। 70-80% यूजर्स वाले सेगमेंट का केवल 15 से 20% रेवेन्यू देना और 20% यूजर्स का 80% रेवेन्यू जनरेट करना इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सच्चाई है। और यही सच्चाई आने वाले समय में इसके भविष्य, रेगुलेशन और ग्रोथ की दिशा तय करने वाली है। क्योंकि रियल मनी गेमिंग का रोल केवल एक सेगमेंट का नहीं था, बल्कि वह पूरे उद्योग की आर्थिक रीढ़ था। जब किसी सेक्टर में केवल 20% यूजर्स 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो यह साफ संकेत होता है कि वही सेगमेंट उस इंडस्ट्री को सस्टेन कर रहा है। ऐसे में अगर उस सेगमेंट पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह सिर्फ एक कैटेगरी को बंद करना नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमिक मॉडल को बदल देना होता है। सरकार के नजरिए से देखें तो आरएमजी पर सख्ती या प्रतिबंध के पीछे कुछ स्पष्ट कारण है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन,
एडिक्शन का खतरा, फाइनेंशियल रिस्क और इलीगल बेटिंग से जुड़ी चिंताएं। ये सभी मुद्दे वास्तविक हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूर्ण प्रतिबंध ही इसका समाधान है या इससे समस्या केवल एक जगह से हटकर दूसरी जगह शिफ्ट होती है। जब आरएमजी जैसे बड़े रेवेन्यू सेगमेंट को हटाया गया तो इसका सीधा असर पूरे गेमिंग इकोसिस्टम की कमाई पर पड़ा। जहां पहले इंडस्ट्री 40,000 से 50,000 करोड़ के आसपास मानी जा रही थी, वहीं यह घटकर लगभग 12 से 15,000 करोड़ के स्तर पर आ गई है। यह गिरावट केवल कंपनियों के प्रॉफिट की नहीं है, बल्कि इसमें टैक्स कलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन सब कुछ प्रभावित होता है। सरकार को जो जीएसटी और अन्य इनडायरेक्ट टैक्सेस इस सेक्टर से मिलते थे, उसमें भी भारी कमी आती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आरएमजी नहीं रहेगा तो आगे पैसा कहां से आएगा? इसका जवाब फ्री टू प्ले और ई स्पोर्ट्स जैसे सेगमेंट में छिपा हुआ है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये दोनों आरएमजी की तरह हाई रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल नहीं है। फ्री टू प्ले में रेवेन्यू एड्स और माइक्रो ट्रांजैक्शन से आता है और धीरे धीरे बढ़ता है और हेवली यूजर वॉल्यूम पर निर्भर करता है, यानी कि ग्रोथ होगी लेकिन धीरे और स्टेबल तरीके से। सरकार और इंडस्ट्री अब इस दिशा में काम कर रहे हैं कि भारत को एक ग्लोबल गेमिंग हब बनाया जाए, जहां गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन डिजाइन और एक्सपोर्ट्स पर फोकस हो। इसका मतलब है कि रेवेन्यू का सोर्स डोमेस्टिक यूजर से हटकर ग्लोबल मार्केट बन सकता है। इंडियन स्टूडियोज अगर इंटरनेशनल लेवल के गेम्स बनाते हैं तो डॉलर में कमाई हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म में कहीं ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल बनता है। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत के पास बहुत बड़ा अवसर है। आज भले ही इसका रेवेन्यू छोटा हो, लेकिन ऑडियंस इंगेजमेंट तेजी से बढ़ रही है। स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और प्रोफेशनल लीग के जरिए यह सेगमेंट आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ सकता है। अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी सपोर्ट मिला तो ई स्पोर्ट्स भारत में क्रिकेट की तरह एक मेन स्ट्रीम कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन सकता है। 2030 तक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का गेमिंग सेक्टर दो अलग अलग रास्तों पर जा सकता है। पहला रास्ता यह है कि इंडस्ट्री पूरी तरीके से फ्री टू प्ले और कैजुअल गेमिंग पर निर्भर हो जाए, जहां ग्रोथ स्टडी तो होगी लेकिन रेवेन्यू पोटेंशियल सीमित रहेगी। दूसरा रास्ता यह है कि सरकार रेगुलेशन के साथ आरएमजी जैसे सेगमेंट्स को वापस अलाउ करे, जहां सेफगार्ड्स, केवाईसी, स्पेंडिंग लिमिट्स और कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क्स के जरिए रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिनेरियो में इंडस्ट्री दोबारा हाई ग्रोथ फेज में जा सकती है। इसके अलावा एक तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम डेवलपमेंट। क्लाउड गेमिंग, एआई बेस्ड गेम डिजाइन, वीआर एआर एक्सपीरियंस और लोकल कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में भारत अगर निवेश करता है तो यह सेक्टर केवल कंजम्पशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रोडक्शन और इनोवेशन का केंद्र भी बन सकता है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी। सो फाइनली यह कहना गलत नहीं होगा कि आरएमजी पर प्रतिबंध से सरकार को शॉर्ट टर्म में कंट्रोल और रेगुलेशन का फायदा तो जरूर मिला होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू और ग्रोथ का एक बड़ा सोर्स खत्म हो गया है। अब चुनौती यह है कि उस गैप को कैसे भरा जाए। क्या फ्री टू प्ले और ई स्पोर्ट्स इसे रिप्लेस कर पाएंगे या फिर पॉलिसी में बदलाव कर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के तहत आरएमजी को वापस लाया जाएगा? यह आने वाला समय ही तय करेगा। भारत का पूरा गेमिंग सेक्टर अभी एक ट्रांजिशन फेज में है। यह वह समय है जहां लिए गए फैसले अगले 5 से 10 साल की दिशा तय करेंगे। अगर सही संतुलन बनाया गया तो 2030 तक यह सेक्टर दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग मार्केट में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर पॉलिसी और मार्केट के बीच तालमेल नहीं बैठा तो यह पोटेंशियल अधूरा भी रह सकता है। आप सभी का इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।